हेलो बच्चों, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन फिजिक्स क्लास 10th। और जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो पहला जो ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट यूज्ड इन, जो चैप्टर्स हैं बच्चों उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, इन दोनों चैप्टर्स को समझने के लिए आपको बेसिक्स कुछ पता होने चाहिए। जनरली बच्चों को ये दोनों चैप्टर्स समझ में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो जो इस वीडियो का एम है लेक्चर 01 का, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये जो आप 9th में पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। पॉइंट नंबर जो सेकंड है वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड पॉइंट पे आएगा मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स। और बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमें पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसी के अंदर कहीं हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, जैसे ही ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर हो जाएंगी, तो आपको अपने आप इस लेक्चर के बाद, ये सब कुछ कवर करने के बाद, जब आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन शुरू करते हैं, व्हाट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालें, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स is a force of attraction. It is a force of attraction between two masses. बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मास के बीच में लगता है। दो मासेस अगर आपके पास हैं, सपोज वी हैव वन मास m1 एंड वी हैव अनदर मास m2, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मास किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। अगर दो मासेस हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है बच्चों? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स को पास में लेके आए, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो m1 पे m2 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वैसे ही m2 पे भी m1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे इसको फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाय 2, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 1। तो बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? वो दोनों बॉडीज पर वर्क करता है। अगर m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो m2 भी m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके कारण है? बिकॉज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास क्या है? मास है। और अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है ना,
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन कहते थे कि इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। इनके मास जो है इसके प्रोडक्ट के क्या है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस के। इन दोनों मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या समझे, अगर m1 और m2 में से किसी एक का मास हम इंक्रीज करते हैं, या तो m1 का या तो m2 का, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा। यदि हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा देते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स अगर आप आर को इंक्रीज करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज होता है, 4 टाइम्स। तो एफ प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करते हैं तो ये थर्ड इक्वेशन बनती है। तो F इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए कहते हैं कि इस कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं तो चेंज नहीं होती है। कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप इन दोनों मासेस को लेकर के चले जाएं m1 और m2 को, और अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं, m1 और m2 को चेंज नहीं करते हैं, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और ये कैपिटल जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों, मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। ये सभी पॉइंट्स मैं आगे क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। तो अगर ये फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों मासेस के बीच में आप अगर वाटर फिल कर देते हैं, सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 और m2, या दोनों मासेस m1 और m2 को उठा करके हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, कहाँ रख दिया, इन दोनों को निकाल करके पानी में, तो इनके बीच में कौन सा मीडियम आ जाएगा बच्चों, वाटर। तो इन m1 और m2 के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब एयर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा, वाटर में भी सेम रहेगा, और आप ले जाके अगर इनको कहीं सॉइल के अंदर आप इनको रख दो, सैंड के अंदर रख दो, इनके बीच में अगर सैंड मीडियम आ जाए, कोई भी मीडियम आ जाए, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स काय से इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ये जो कैपिटल जी है बच्चों इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो सबसे पहले तो कैपिटल जी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कैपिटल जी। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मल्टीप्लाइड मीटर स्क्वायर अपॉन m1 की यूनिट केजी, m2 की यूनिट भी केजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो बच्चों ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था, वन ऑफ द बेसिक फोर्सेस, मतलब जो बहुत बेसिक से फोर्स होते हैं नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, उनमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था।
अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लॉ लिखा है यहाँ पे, ये किसने दिया था बच्चों? ये याद रखना, ये किसने दिया था? न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ दिया था कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक मास है m1 और दूसरा मास है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो नोट करें। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैसा होता है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स बिटवीन टू masses, two masses is independent of the medium, independent of the medium between them। जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि इन m1 और m2 मासेस के बीच में कैसा मीडियम है? पानी है, हवा है, उससे ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू मासेस लिख देते हैं, बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर मास। देखिए बच्चों, अगर m1 और m2 के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम यहाँ पे एक और मास रख देते हैं m3, तो m1 और m2 के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स m3 पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर आप m3 को यहाँ रख दो या m3 को यहाँ से हटा दो, इनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे m3 पे m1 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F31, m1 पे m3 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F13, m3 पे m2 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F32, m2 पे m3 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F23, m1 पे m2 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F12, m2 पे m1 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F21। तो ये जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये एक दूसरे से क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट है। मतलब इन्हें m3 और m1 के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स m2 पर डिपेंड नहीं करता, m2 और m3 के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स m1 पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों हम अपना ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो छोटा सा एक पॉइंट था हमारे आज के लेक्चर का, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ये क्या आ चुका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। इट इज द फोर्स, और अच्छे से लिखें तो, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस
एट रेस्ट। तो बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहला चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस स्मॉल क्यू से या फिर प्लस कैपिटल क्यू से। नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस क्यू से या माइनस कैपिटल क्यू से। ठीक है ना? ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ये किसके पास होता है? आप सभी को पता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। किसके पास होता है बच्चों? प्रोटॉन के पास। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ठीक है? आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से वो चैप्टर है। तो उसमें ये बताया जाता है कि जो एटम है ना, ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना है। एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स के अलावा क्या होता है? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब होता है ना ही ये पॉजिटिव चार्ज है ना ही ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है? एटम के पास सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है? और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जिन रास्तों पर ये गोल गोल घूम रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शेल्स बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इस पर कितना चार्ज होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसके पास है ये चार्ज? इलेक्ट्रॉन के पास। कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब जो चार्ज होता है बच्चों, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और जो प्रोटॉन होता है, इसके पास कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास? दो हैं। पहला है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू से या प्लस कैपिटल क्यू से, और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस स्मॉल क्यू या फिर माइनस कैपिटल क्यू से। तो बच्चों, दो चार्जेस हैं, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। चार्जेस दो होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और दूसरा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो बच्चों, ये दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखें इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? दो चार्जेस जो अपोजिट साइन के हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या आएगा? अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, प्लस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में बच्चों हमेशा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या होगा बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां लिख दें फोर्स ऑफ रिपल्शन। दो चार्जेस
जो सेम साइन के हैं इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो भी इनके बीच में क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो बच्चों जैसे कूलाम्स ने कहा था, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स था। दो मासेस के बीच में, अगर दो मास है m1 m2, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता था बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही अगर दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रो, यहां पे दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, मतलब यहां पे इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। तो अगर दो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है। बस डिफरेंस इतना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता था बच्चों, अट्रैक्टिव। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, डिपेंड करता है चार्जेस कैसे हैं। दोनों चार्जेस पॉजिटिव तो रिपल्सिव, दोनों चार्जेस नेगेटिव तो रिपल्सिव, दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हो तो अट्रैक्टिव। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ये मैं आपको कंपेयर कर करके बता रहा हूं, मैंने इसीलिए ही आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस वीडियो में बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस के लिए न्यूटन ने क्या कहा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चों, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम्ब। क्या नाम था बच्चों, कूलाम्ब। इन्होंने, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसे ही इन्होंने अपना खुद का लॉ बनाया जिसको क्या कहा जाता है, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कहता है कि दो चार्जेस यदि हैं, एक चार्ज है Q1 और ये है Q2, आपको जैसा मानना है मान सकते हो, चाहो तो दोनों को पॉजिटिव मानो, चाहो तो दोनों को नेगेटिव मानो, चाहो तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव मान लो। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब वो कहता था कि जितने ज्यादा चार्जेस, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इन चार्जेस के बीच का ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे न्यूटन कहते थे कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसे ही जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और F is inversely proportional to square of the distance between the charges। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 मल्टीप्लाइड Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, F किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 R स्क्वायर में कैपिटल G क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां पे K क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बट इस कैपिटल जी और इस के में डिफरेंस है। जैसे अगर हम दो मासेस के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें तो फिर से लिख देता हूं, F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों मासेस के बीच में कैसा मीडियम है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, बट दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो फोर्स मैक्सिमम होगा, अगर मीडियम में रखे हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए चीजें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो मास है m1 m2, उनके बीच का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बच्चों अब हमें समझना होगा मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स से आपको समझ आ रहा है कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो फोर्स है ये मैग्नेट्स के बीच में वर्क करता है। किसके बीच में वर्क करता है बच्चों, मैग्नेट्स के बीच में। तो अगर दो मैग्नेट्स हैं, अगर मैं कहता हूं ये एक मैग्नेट है, आपने अपनी लेबोरेटरी में देखी होगी, नॉर्थ और साउथ, इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं बच्चों, बार मैग्नेट, ठीक है। तो बच्चों अगर दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और नॉर्थ पोल आमने सामने रखे हैं तो इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। वैसे ही अगर दो मैग्नेट्स के साउथ नॉर्थ और फिर साउथ और नॉर्थ ऐसे दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं तो ये मैग्नेट्स भी आपस में क्या करेंगी, दूर भागेंगी। लेकिन अगर दो मैग्नेट्स इस तरीके से रखी हैं कि इसका नॉर्थ और ये साउथ और फिर यहाँ साउथ और ये नॉर्थ, तो ये जो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों अभी आपको क्या पता चला कि फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स टू मैग्नेट्स कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बच्चों हर एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। आपको ये एक पोल दिख रहा है, एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। और ये जो एस है इसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। बच्चों ये जो पोल है इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल या किसी दूसरी मैग्नेट को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, पोल स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि मैग्नेट के पास पोल्स होते हैं और किसी पोल में किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं क्यू एम से। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, क्यू एम, ठीक है। तो जैसे जो आपने अभी देखा कि जो न्यूटन थे उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो मासेस के बीच का फोर्स था। वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में तो वो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। वैसे ही दो मैग्नेट के बीच का जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है F इज इक्वल्स टू k क्यू एम मल्टीप्लाइड क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स के। तो बच्चों ये जो कौन सा फोर्स पढ़ा है अभी आपने, ये मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है। बच्चों अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या समझना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ये जो मैं इसमें आपको ग्रेविटेशनल फील्ड समझा रहा हूं, ये तो 9th का टॉपिक था, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड अगर समझ आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ आ जाएगी। सबसे पहला आप हेडिंग डालें ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बच्चे समझो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इज एसोसिएटेड विथ मास। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ एसोसिएटेड होता है? मास के साथ। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड किसके पास होती है? मास के पास। कौन सी फील्ड होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज के पास। इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होती है बच्चों? मैग्नेट के पास होती है। ठीक है, अब आप इनको एक एक को अच्छे से समझें, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को समझना होगा। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या होता है बच्चों, अगर कोई एक मास है m, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ, ये मास अपने चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस जो है इस मास के चारों तरफ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बच्चों? बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड को आप लोग क्या समझते हो? जैसे सर क्रिकेट ग्राउंड की कोई फील्ड होगी, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। नो, ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों बेसिकली एक स्पेस है। क्या है बच्चों? एक स्पेस है। किसके चारों तरफ है वो स्पेस? ये स्पेस एक मास के चारों तरफ है। और इस स्पेस में यदि कोई दूसरा मास एंटर करेगा तो ये मास उस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। बेसिकली मास के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल फील्ड है, और इस फील्ड में यदि कोई दूसरा मास एंटर करेगा तो ये मास उस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कौन बनाएगा? मास बनाएगा। ठीक है, तो हर एक m मास के ऑब्जेक्ट के पास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और कितनी बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो डिपेंड करेगा मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के पास भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, सन है उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, मून के पास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। जितने भी ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में, उन सबके पास क्या होती है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो ये मास जो होता है ये उस पर क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, स्पेस अराउंड ए मास वेयर, या फिर स्पेस अराउंड ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? जिसके पास मास होगा वही तो ऑब्जेक्ट है। स्पेस अराउंड ऑब्जेक्ट वेयर अनदर ऑब्जेक्ट, वेयर अनदर ऑब्जेक्ट फील्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो किसी भी मास के चारों तरफ स्पेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है 10th से रिलेटेड टॉपिक। अभी जो मैंने आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया वो भी 10th का काम का है, और ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने इसीलिए पढ़ा दी ताकि आप उसको 10th क्लास को 9th क्लास से कनेक्ट करके समझ सकें। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास होती है? चार्जेस के पास। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो बच्चों अब आप लोग बहुत सीरियसली होकर के इसको समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको दो चार्जेस को समझना पड़ेगा। पहला होता है सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज होता है बच्चों? सोर्स चार्ज। और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। देखो, आपको यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास है?
इलेक्ट्रिक चार्ज के पास है। किसके पास है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको कितने चार्जेस चाहिए? दो, एक सोर्स चार्ज, दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, और इट कैन बी नेगेटिव। आप सोर्स चार्ज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले सोर्स चार्ज क्या है बच्चों? जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया ये चार्ज Q है, इस चार्ज Q के चारों तरफ एक स्पेस है। इस स्पेस में यदि कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो ये चार्ज उस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। तो ये जो स्पेस है वो क्या है? उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो ये चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा चार्ज लेके आएंगे इस फील्ड में? टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर नहीं है। तो अगर मान लो हमने Q0 यहां रखा, तो ये चार्ज Q इस Q0 पे क्या फोर्स करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये किसके अंदर आ चुका है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यदि ये Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो फोर्स भी नहीं लगेगा। तो बच्चों, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहां लगाएगा? आउटवर्ड। कहां लगाएगा बच्चों? F आउटवर्ड, बाहर की तरफ लगेगा फोर्स। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहां लगाएगा? बाहर की तरफ। वैसे ही अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है और हमने इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज रखा Q0, और Q0 हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है? पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज विल अप्लाई outward force on the positive charge, positive test charge, and negative source charge will apply inward force on the positive test charge. इतना नोट करो बच्चों आप लोग। तो बच्चों, जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है +Q, और जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है -Q, ये टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा? इस टेस्ट चार्ज Q0 पे जो आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा? इनवर्ड फोर्स, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है? तो +Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसका डायग्राम अगर कोई बनाए तो ऐसा बनता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, ये किसने बताया? ये तो फोर्स ने बताया। किस पे लग रहा है चार्ज? Q0 पे। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो +Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है, -Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ होती है। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ठीक है? तो बच्चों, अब हमें ये देखना होगा कि अगर ये चार्ज Q है और इसको हमने बोला है सोर्स चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि ये आगे जाकर के सब कुछ काम आने वाला है। ठीक है? और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सोर्स चार्ज। ठीक है? तो अगर आपसे कोई कहता है कि एक चार्ज Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है, वो यहां रखा हुआ है इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर, और ये चार्ज Q0 इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। Q0 कहां रखा है? इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यहां पे भी Q0
माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो आपको ये तो पता है कि फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसमें फोर्स अंदर की तरफ, लेकिन कितना लगेगा, क्वेश्चन है कितना लगेगा। तो एक बच्चा आंसर देगा सर दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स ने जो फोर्स दिया था वही लगेगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। और इनके बीच में भी यही फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा भी हम इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। कैसे वो देखें बच्चों, इस चार्ज Q0 पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगा, एक तो वो ये लिखा, ये दोनों फोर्सेस लिख दिए। एक और तरीका ये है कि इस चार्ज Q0 पे जो फोर्स लगेगा F, वो होगा Q0 मल्टीप्लाइड E। तो ये E क्या है, ये E क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q0 क्या है, चार्ज, ये सोर्स चार्ज के बाद ये टेस्ट चार्ज है Q0। तो Q0 मल्टीप्लाइड E इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q0 बाय Q। यहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इसकी है। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस पॉइंट पे। तो इस चार्ज Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q0 इंटू E। बस फर्क कितना है, ये फोर्स कहां लगेगा, बाहर, और इस पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू Q0E, ये बाहर की तरफ लगेगा। ये कहां लगेगा बच्चों, बाहर की तरफ, सॉरी ये अंदर की तरफ लगेगा, ये बाहर। यहां पे मैं इसको रफ करके समझा देता हूं एक बार फिर से। देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये है चार्ज Q, सोर्स चार्ज है, ठीक है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। तो इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच में पहला फोर्स कौन सा रिपोर्ट करोगे आप, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा लॉ लिखा है आपने, कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ लिखा है, कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अगर कोई कहता दूसरा तरीका क्या है फोर्स रिपोर्ट करने का, तो ये है F इज इक्वल्स टू क्यू जीरो ई। यहां पे F क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0। और यहां पे ये फोर्स है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो बच्चों F बराबर Q0E अगर कहीं लिखा दिखे तो डरना नहीं है। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के पास होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किसके पास होती है, मास के पास होती है। तो बच्चों अगर ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, अपनी जगह से मूव करना शुरू कर जाए, क्यों, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है इस पर। तो अगर इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ma। यहां m क्या है, मास ऑफ चार्ज। m क्या है बच्चों, मास ऑफ चार्ज। और a क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस चार्ज। तो हम ma इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q0e। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, Q0e डिवाइडेड बाय m। तो बच्चों ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, Q0e डिवाइडेड बाय m। अगर कोई चार्ज Q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज रखा है Q0, इस पर कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए Q0e बराबर F, ये इस पर फोर्स लगेगा। और ma बराबर भी क्या होता है बच्चों, F होता है। तो ma इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q0e। तो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इसमें, Q0e बाय m। बच्चों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी आपको समझाऊंगा तो कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाऊंगा, तब आपको ये सब चीजें यूज में आएंगी, ठीक है ना। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने वाले हैं, व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखें बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये है चार्ज Q और ये है हमारा सोर्स चार्ज, और ये इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है कि पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक किसी एक +1 कूलम चार्ज को लेकर के आना है, बात को ध्यान से समझना। ये चार्ज है Q, इस चार्ज Q की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें दो पॉइंट्स हैं A और B। अब इस पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक एक चार्ज को लेके आना है, वो चार्ज कितना है +1 कूलम, मतलब ये चार्ज पहली बात तो पॉजिटिव है, और 1 कूलम है मतलब ये यूनिट है। जैसे 1 सेंटीमीटर होता, 1 मीटर होता, 1 किलोमीटर होता, वैसे ही 1 कूलम चार्ज मतलब यूनिट चार्ज। तो बच्चों इसे हम कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा WA2B, टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इज इक्वल्स टू क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, वर्क डन टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जो वर्क करते हैं वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, अगर इसी चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं मान लेते हैं, और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से बच्चों, इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क किया W इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है कि आपको मैंने क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम चार्ज को किसी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में किया गया वर्क क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल क्या है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाना है जो कि पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वही वर्क क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों एक्चुअल में अगर आप इस +1 कूलम चार्ज को ना ला करके, अभी आपने पोटेंशियल समझ लिया ना, अब आप थोड़ा सा और अच्छे से समझो, अगर हम इसकी जगह पे जनरली +1 कूलम चार्ज ना ला करके Q0 चार्ज को लेके आते, इससे पहले कितने चार्ज को लेके आए, +1 कूलम। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज Q0 को पॉइंट A से पॉइंट B तक ला रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अभी क्या बोला था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कौन सी चीज थी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में ये फिक्स रहता है कि +1 कूलम चार्ज ही होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, यूबी
माइनस UA इज इक्वल्स टू WA2B। इधर पे हम किसको लेके आ रहे हैं? चार्ज Q0 को। किसको लेके आ रहे हैं बच्चों? चार्ज Q0 को। और यहां पे हम किसको लेके आ रहे थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है ना? यहां पे हम इंफिनिटी से किसको लेके आ रहे थे? +1 कूलाम चार्ज को। यहां पे हम किसको लेके आ रहे हैं? Q0। और Q0 यहां पे +1 कूलाम नहीं है, तो U इस पॉइंट को P बोल देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? W इंफिनिटी 2P। बस फर्क कितना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे +1 कूलाम ना ला करके कोई भी Q0 चार्ज को ला रहे हैं। और अगर बच्चों इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन वो और देख लें बच्चों। WA2B फॉर ए चार्ज Q0 इज इक्वल्स टू है UB माइनस UA। अगर हम इसको Q0 से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को Q0 से डिवाइड कर दें, तो WA2B अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। ये रिलेशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को, जो कि बेसिकली वर्क डन है, उसे कैसे डिवाइड कर दो? चार्ज Q0 से, जिस चार्ज को तुम लेकर के आए हो इंफिनिटी, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, उसी चार्ज से अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिवाइड करो तो बनेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ भी वही करेंगे। यूपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इसे भी Q0 से डिवाइड कर दो, तो यूपी अपॉन Q0 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन Q0। तो बच्चों अगर आपसे कोई कभी फ्यूचर में ये फॉर्मूला कहता हूं पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, तो उसको याद रखना वो यहां से आया है। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में छोटा सा रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को यदि आप चार्ज Q0 से डिवाइड कर दें तो वो काय में बदल जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस में। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज Q से डिवाइड कर दें तो वो काय में बदल जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है? तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई Q0 ये भी सही है, और VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WA2B अपॉन Q0, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? तो बच्चों आज का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक फंडे दिए हैं, और ये बेसिक फंडे काय के हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।